एक संघ और राज्य के बारे में, ठीक है। भाग 1 में इसका उल्लेख किया गया है। सबसे पहले देखेंगे संविधान होता क्या है, ठीक है, क्योंकि संविधान के आगे जाने से पहले यहाँ पे संविधान क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। देश और राज्य का शासन कैसे चलेगा इसको चलाने के लिए जिस किताब को तैयार किया गया है वो भारतीय संविधान है, ठीक है। इसमें 22 लेसन है, यानी कि जिसे हम भाग कहते हैं। कुछ टॉपिक लिखे गए हैं जिसे अनुच्छेद कहा जाता है। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद सम्मिलित हैं। देखिए, अगर भाग की बात करें तो इसमें 22 भाग तो मूल भाग है, लेकिन अगर सब भाग भी सब पार्ट भी जोड़ दिया, सब लेसन भी जोड़ दिया जाए, टोटल 25 भाग हो जाते हैं। और अनुच्छेद की बात किया जाए तो लगभग 444 अनुच्छेद से अधिक हो जाते हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे हम लोग भाग 1 से 4 तक जो अनुच्छेद को सम्मिलित किया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया, ध्यान दीजिएगा, राज्यों का संघ। इंडिया डैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ देखिए यूनियन दिया है, यूनियन जो होता है उससे कभी भी राज्य अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। अब देखेंगे हम परिसंघ क्या होता है, इसे कन्फेडरल कहा जाता है। परिसंघ उसे कहते हैं जिसमें छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर और अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियां केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करती हैं। परिसंघ बहुत ही कमजोर होता है, इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब फेडरेशन देखेंगे, थोड़ा सा परिसंघ से ज़्यादा एप्स का पावर होता है, इसलिए इसके भी जो राज्य होते हैं इससे अलग हो जाते हैं, जैसे अमेरिका वगैरह है, यह एक फेडरेशन होता है, ठीक है। देखिए, राज्य मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं और हर राज्य अपनी कुछ शक्तियां देश को समर्पित करते हैं और देश को कहते हैं कि आप इन शक्तियों का प्रयोग करें, इससे भी कोई भी राज्य अलग हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका जो संविधान है, अमेरिकी संविधान, यह वह एक फेडरेशन है, ठीक है। वहाँ पे 50 राज्य हैं और उन राज्यों की एक अपनी शक्ति है, ठीक है, और केंद्र के पास भी एक अपनी शक्ति। अगर वहाँ के राज्य चाहें तो केंद्र से अलग हो सकते हैं। अब देखेंगे हम यूनियन क्या होता है। इसके राज्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। अमेरिका एक फेडरेशन और भारत एक यूनियन है। हमारा जो भारत वह एक संघ है, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। अब देखेंगे अनुच्छेद 2 क्या है। अनुच्छेद 2 को यह अधिकार है कि भारत के बाहर कोई भी देश है तो उसे भारत में मिला सकता है, या किसी देश का कोई टुकड़ा है जो भारत में मिलना चाहता है उसे मिला सकते हैं। यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति पर किसी विदेश राष्ट्र को भारत में मिला सकती है। जैसे सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा इसको मिलाया गया था, ठीक है। अब देख सकते हैं सिक्किम जो जिसके लिए 35वां संविधान संशोधन बनाया गया और अनुच्छेद 2 का क जोड़ा गया था, लेकिन फिर संविधान संशोधन 36वां किया गया और 16 मई 1975 के द्वारा भारत का एक 22वां राज्य बन गया जो सिक्किम है। अब देखेंगे अनुच्छेद 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है हमारा भारतीय संविधान में, संसद राष्ट्रपति के पूर्व, यहाँ पे देखिएगा संसद, ठीक है, संसद का जो उल्लेख है ये आर्टिकल 79 में किया गया है, हम आगे देखेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से, बिना अनुमति से, ठीक है, पूर्व अनुमति से सॉरी से भारत के किसी भी राज्य को बिना उसकी अनुमति, यहाँ दिया पूर्व अनुमति यानी कि बिना उसकी अनुमति, नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अगर संसद चाहे तो किसी भी राज्य की सीमा में, उसके क्षेत्र में, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उसके बॉर्डर को डिक्लाइन कर सकती है या अपने आप में मिला सकती है। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड जो हम लोग का है आप देख सकते हैं, जैसे में देखेंगे कैसे इसका संसद ने प्रयोग किया था। तो संसद के द्वारा देखिए एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया था 1 नवंबर 2000 को, ठीक है। यूपी से जब उत्तराखंड अलग हुआ तो 9 नवंबर सन 2000 को हुआ। बिहार से झारखंड राज्य बन गया 15 नवंबर सन 2000 को। अब देखेंगे अनुच्छेद 4 के बारे में। और देखिए ये जो डेट है 9 नवंबर, 15, 1 नवंबर और 9 नवंबर और 15 नवंबर, इसको ध्यान 1, 9, 15 है, ठीक है। एक पर आ जाएगा आपका छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से अलग हुआ,
यूपी आ जाएगा। यूपी से उत्तराखंड 9 नवंबर को हुआ, और ये जो 15 नवंबर को जो हुआ वो झारखंड हुआ। और जो इसका ये सत्र देख सकते हैं, सन जो है वो सेम सेम है, ठीक है। ये ध्यान रखिए, बस डेट उसका जो है वो अलग अलग है। अब देखेंगे अनुच्छेद 4 के बारे में क्या है। अनुच्छेद 4 हमारा कहता है, संसद अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेगी, यानी किसी विदेशी राज्य को मिलाएगी, या अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेगी, यानी किसी राज्य को तोड़ेगी, तो उसके लिए राष्ट्रपति से किसी विशेष अनुमति की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है। देखिए, जब 368 के बाहर कोई भी मुद्दा आ जाएगा तो राष्ट्रपति के हाथ से निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। क्योंकि 368 जो है वो राष्ट्रपति को ये पावर देता है कि 368 में जो भी मुद्दे हैं वो क्या होगा कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना वो पारित नहीं होगा। यहाँ पे है हमारा भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 का जो समय था, डुरंड लाइन खींच दिया गया था, जिससे अफगानिस्तान अलग हो गया, ठीक है। 1893 में अफगानिस्तान अलग हो गया था। और ये पूछता है क्वेश्चन ज्योग्राफी का है कि भारत और अफगानिस्तान का जो रेखा वो क्या कहलाता है, ठीक है। अलग जो करता है वो डुरंड रेखा होता है, ठीक है। और ये लद्दाख जो हमारा टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे यह सीमा बनाता है, और ये 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग अखंड का जो दूसरा टुकड़ा था, वो 1935 में म्यांमार को अलग कर दिया गया था। और म्यांमार का जो पुराना नाम था वो बर्मा था, वर्तमान में म्यांमार है, और इसकी राजधानी है नेपियादो राजधानी है। अब देखेंगे नेक्स्ट, अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा जो अफगानिस्तान, आप जानते हैं पाकिस्तान, सॉरी ये पाकिस्तान है, ठीक है। ये 1947 में अलग हो गया था। पाकिस्तान का विभाजन मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था, एक और पूर्वी पाकिस्तान और एक और पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ रेखा जो भारत पाकिस्तान को अलग करती है, और भारत बांग्लादेश के बीच बॉर्डर को जीरो लाइन रेखा कहा जाता है। अब देखेंगे अंग्रेजी, यानी कि अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया था जब भारत आज़ाद हुआ था, तो कौन कौन सा विकल्प मिला था अंग्रेजों के द्वारा वो देखेंगे। पाकिस्तान में मिल जाए, यानी कोई भी अगर रियासत है तो अगर चाहता है तो पाकिस्तान में मिलना, तो पाकिस्तान में मिल जाती, भारत में मिल जाए, और एक स्वतंत्र देश बना सकता था, उसमें रियासत अंग्रेजों ने ये कह दिया था। अब देखेंगे आगे, जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देशी रियासत थी। 552 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, इसलिए सरदार पटेल, जिन्हें आयरन मैन के नाम से जाना जाता है, यानी कि लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी गई थी, इसे मिलाकर यूनियन बनाइए। अब देखेंगे नेक्स्ट, इस काम में 3 लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब देखेंगे कौन कौन थे। तो एक सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, और एक बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटेन थे, ठीक है। लॉर्ड माउंटेन जो योजना आया था, यानी कि 1946 में ये आया था। अब देखेंगे हम, इन लोगों ने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य भारत में विलय के लिए तैयार नहीं थे। जैसे एक हैदराबाद रियासत था। अब हैदराबाद इससे क्यों नहीं था देखेंगे। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने मुस्लिम की वर्दी में, सॉरी पुलिस की वर्दी में सेना भेजा, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, ठीक है। अब देखेंगे, आप पूछते हैं ऑपरेशन पोलो किसने चलाया गया, तो हैदराबाद रियासत जो थी उसको मिलाने के लिए भारत में ये चलाया गया था। इसी के तहत हैदराबाद को 17 सितंबर 1948 को भारत में मिला लिया गया था। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग देखेंगे कौन सी, एक जूनागढ़ रियासत थी और एक जम्मू कश्मीर रियासत थी। जो जम्मू कश्मीर है वर्तमान में मुद्दा बना हुआ है। जूनागढ़ रियासत जो थी गुजरात का एक रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर उससे भारत में मिला दिया था। अब पूछता है क्वेश्चन, जनमत संग्रह के द्वारा किस रियासत को भारत में मिलाया गया था, तो वह जूनागढ़ रियासत था, जो गुजरात का एक रियासत था। अब देखेंगे जम्मू कश्मीर रियासत के बारे में, ये क्यों नहीं मिलना चाहता था, इसको देखेंगे। यहाँ की जनता मुस्लिम थी, लेकिन राजा हिंदू था। हिंदू यानी कि राजा हिंदू हरि सिंह थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि हम न भारत में रहेंगे न पाकिस्तान में रहेंगे, हम स्वतंत्र देश बनाएंगे। तब तक पाकिस्तान आतंकवादियों का घुसपैठ करा दिया, ठीक है।
जब हरीश सिंह को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे, तब हरीश सिंह नेहरू के पास आए और सरदार पटेल ने 26 अक्टूबर 1947 पर ठीक है विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर भारत का अंग बना दिया। अभी देखेंगे जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो पीओके जो है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है वो पाकिस्तान घुसपैठ के माध्यम से कब्जा कर लिया था। अब नेक्स्ट देखेंगे इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इस भारत को 4 राज्यों ए बी सी डी में बांटा गया। अब देखेंगे हम इसको ए में कौन सा था। ए ब्रिटिश प्रोविंस था, वह राज्य जहाँ अंग्रेजों का शासन था, वह 9 रियासत ठीक है 9 राज्य थे। अब देखेंगे बी में क्या था, प्रिंसली स्टेट, वह राज्य जहाँ देशी रियासतों का शासन था ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे सी से कमिश्नरी जो था वह बड़े शहर जहां अंग्रेज केवल उस शहर पर कब्जा किए थे। नेक्स्ट है यूनियन टेरिटरी जो केंसाइज प्रदेश था वो एक था ठीक है। यस्केधर कमेटी देखेंगे क्या था, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए सबसे पहला 1948 में यस्केधर आयोग का गठन किया गया, किंतु इसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध कर दिया, क्योंकि भाषा के आधार पर लैंग्वेज के आधार पर बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं होना चाहिए किसी भी राज्य का गठन, इसका विरोध किया। अब देखेंगे जेपीवी समिति के बारे में, जवाहरलाल नेहरू इसमें थे ठीक है। पताभी सीतारामैया यहाँ पर पताभी दिया पट्टाभी सीतारामैया रहेंगे, ये गलत दिया है ध्यान रखिएगा। सीतारामैया थे, सरदार पटेल थे, इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था ठीक है। 1952 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट्टू श्री रामल्लू भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई और इसके कारण वहाँ पे अधिक विरोध भड़क गया, विरोध बढ़ गया। 1 अक्टूबर 1953 में मजबूर होकर तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को परिणाम स्वरूप गठन किया गया। अब पूछेगा कि प्रथम भाषाई आधार पर चुना गया राज्य कौन है, तो वह आंध्र प्रदेश है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है यह भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य बन गया। फजल अली आयोग के बारे में, फजल अली आयोग क्या कहता है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्य को कानूनी मान्यता प्राप्त दे दिया। इस आयोग के फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ए बी सी डी को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे पेप्सू क्या है, यानी कि पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन क्या है। तो देखिए पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पेप्सू 4 भागों में टूट गया, हिमाचल प्रदेश, हिंदी, हरियाणा। नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट स्लाइड पर है पंजाबी पंजाब में बट गया और यूटी जो था उसका वो चंडीगढ़ यानी कि यूनियन टेरिटरी बट गया। इस प्रकार भारत का एक विशाल साम्राज्य जो सिमट कर इतने में रह गया जिसने 28 राज्य 7 केंद्रशासित प्रदेश बन गया। वर्तमान में 28 राज्य तो हैं लेकिन 8 केंद्रशासित प्रदेश हो गए हैं ठीक है। पहले केंद्र में 29 राज्य तथा 7 केंद्रशासित प्रदेश थे, लेकिन जम्मू कश्मीर से राज्य का दर्जा छीन लिया गया। 28 राज्य बच गए। पहले 7 केंद्रशासित प्रदेश थे लेकिन जम्मू और कश्मीर लद्दाख को 2 केंद्रशासित प्रदेश बना देने से इनकी संख्या 9 नहीं 8 हो गया ठीक है। लेकिन एक डिसीजन लिया गया कि दादर नगर हवेली को दमन दीव को अलग केंद्रशासित प्रदेश हैं, इन्हें एक कर दादर नगर हवेली कर दिया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है, जो मैंने पहले आपको बताया था वो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। अब देखेंगे स्मरणीय तथ्य के बारे में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों में बांटा गया था सर्वप्रथम ठीक है। नेक्स्ट है भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ। किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट है
35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सहराज्य का दर्जा दिया गया व 36वें संशोधन 1975 के द्वारा उसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब देखेंगे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर की जो रियासतें थीं भारत सरकार की कार्रवाइयों के फलस्वरूप भारत में शामिल कर ली गई थी। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद को सशस्त्र कार्यवाही यानी कि ऑपरेशन पोलो चलाकर मिला लिया गया और जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह थे, डोगरा शासक के वो राजा थे, उन्होंने पाकिस्तानी कबायली छापामारों के आक्रमण से भयभीत होकर भारत में अपना विलय स्वीकार कर लिया और साइन कर दिया। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। नेक्स्ट है मद्रास राज्य के तेलुगी भाषाओं के लिए भाषा के आधार पर अंतर्राज्य की मांग करते हुए पुट्टू श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी 1 अक्टूबर 1953 को और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया। नेक्स्ट है दिल्ली और जम्मू कश्मीर ऐसे संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय है। दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाएं राज्य सूची और समवर्ती सूची के अधिकांश विषयों, सभी विषयों पर नहीं परंतु समवर्ती सूची और अधिकांश विषयों पर अपना कानून बना सकती है, परंतु उनकी यह शक्ति पूरी तरह से संसदीय नियंत्रण में है। नेफा का अर्थ होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर एमसी क्यूज को देखने से पहले भी अभी थोड़ा सा है हम लोग का स्मृति तथ्य के बारे में। ये देखिए ये स्मृति तथ्य जो है वो रिकैप करने के लिए दिया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक राज्यपाल की तरह राज्य का प्रमुख नहीं होता अपितु राष्ट्रपति का एजेंट या अभिकर्ता होता है। संसद विधि द्वारा संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानमंडल, मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण कर सकती है। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल की सलाह व सहायता हेतु मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है। देखेंगे हम स्मरणीय तथ्य। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भारत को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। भारत के 26वें राज्य के रूप में 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। ठीक है। छत्तीसगढ़ जो है वो यह मध्य प्रदेश से यह अलग होकर एक नया राज्य बना। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे किसी नए राज्य के गठन पर संविधान की अनुसूची 1 में परिवर्तन होता है। 35वें संविधान संशोधन 1974 द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे 22वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। अब देखेंगे अगला जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर रियासतें भारत सरकार की कार्यवाहियों को फलस्वरूप भारत में शामिल हुई थीं। जूनागढ़ को जनमत संग्रह द्वारा मिला दिया गया था और जो हैदराबाद था उसे ऑपरेशन पोलो चलाकर मिला लिया गया था और जम्मू कश्मीर जो महाराजा हरि सिंह थे जो डोगरा शासक से संबंधित थे, जब पाकिस्तानी जब यहाँ पे छापा मारे यानी कि जब घुसपैठ किए तो उन्होंने खुद सिग्नेचर कर दिया था भारत में मिलने के लिए। फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर का विलय पश्चिम बंगाल में किया गया। मद्रास राज्य के तेलुगी भाषाओं के लिए भाषा के आधार पर अंतर्राज्य की मांग करते हुए पुट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। ये अनशन पर बैठ गए थे पुट्टू श्रीरामुलु। श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश की घोषणा कर दी। तो यह पहला भाषाई आधार पर गठन होने वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, जो इसका गठन 1953 में हुआ और 1956 में पुनर्गठन आयोग आया, राज्य का पुनर्गठन आयोग। दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनका अपना खुद। अब हम लोग देखेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एमसीक्यूज को कवर करेंगे, यानी कि जितना हम लोग चैप्टर पढ़े हैं, यानी कि एक चैप्टर जो पढ़े हैं संघ राज्य क्षेत्र, उसके अंतर्गत हम एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कुल क्वेश्चन जो है वो 30 हैं, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। हर चैप्टर के बाद आपको एमसीक्यूज दिया जाएगा जिससे आपको रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो जाएगा। तो वीडियो से बने रहिए, आपको फ़ायदा होने वाला है। पहला क्वेश्चन है सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो सिक्किम जो है वो भारत का
पर देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर, क्योंकि जब राज्य का दर्जा दिया गया था तो 22वें राज्य के रूप में यह दर्जा दिया गया था आपका 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। और जब यह सह राज्य बनाया गया था तो 35वें संशोधन के अंतर्गत बनाया गया था 1974 में। तो ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं। कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। झारखंड को बिहार से अलग करके 15 नवंबर सन 2000 को इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन किया गया होगा? तो अनुसूची 1 में परिवर्तन करके नए राज्य का गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी में 36वां संविधान संशोधन किया गया था। भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या वर्तमान में 8 है। नेक्स्ट है, नेफा क्या है? तो नेफा जो है ये नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल फॉर्म होता है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे? यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पट्टाभी सीतारामैया जो थे 1953 के गठन में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात निम्न में से किस राज्य का गठन क्रमशः सबसे पहले और सबसे बाद में किया गया था? यानी कि सबसे पहले कौन इसमें से किया गया था? तो देखिए सबसे पहले जो है वो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था भाषाई आधार पर 1953 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून सन 2014 को। तो अंतिम और पहला पूछा, अंतिम तो हो जाएगा तेलंगाना और पहला हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर विलय किस राज्य में किया गया? तो देखिए फ्रांसीसी उपनिवेश चंद्रनगर जो था उसका विलय जो था वो वेस्ट बंगाल में कर दिया गया, अर्थात पश्चिम बंगाल में किया गया था। अब देखेंगे 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष का पूछा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फजल अली। फजल अली आयोग के निगरानी में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? यानी कि कौन राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद। संसद क्या करती है? उस सीमा क्षेत्र में परिवर्तित कर सकती है और उसके नाम को भी परिवर्तित कर सकती है। ये राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसे 368 से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो नया राज्य बनाने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत है। तो तेलंगाना को अनुच्छेद 3 के तहत ही नया राज्य बनाने का जो शक्ति प्राप्त है, तेलंगाना को बना दिया गया था अनुच्छेद 3 के द्वारा। नए राज्यों के गठन यानी कि कर्व आउट की शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संसद में। संसद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 79 में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है भारत जो हमारा वो राज्यों का एक यूनियन के राज्यों का एक संघ है जिसके राज्य कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट देखेंगे, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया था? तो 1953 में इसका गठन किया गया था और यह पहला राज्य है जिसका गठन किया गया था और वह दिन जो था वह 1 अक्टूबर था, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये तेलुगु भाषाई के आधार पर गठन किया था। श्री
रामुल्लू जो थे वो अनशन पे बैठ गए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो नेहरू थे वो इन अनशन को मान चुके और ये गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो है वो 1956 में किया गया था राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा, लेकिन सबसे पहले 1953 में कर दिया गया था तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28 राज्यों की संख्या है और जो केंद्रशासित प्रदेश की संख्या जो है वो 8 है। ठीक है, इसको केंद्रशासित प्रदेश बना देने के बाद, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो भाषाई राज्य पर जो गठन है, भाषाई राज्य पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली क्या है? ठीक है, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, इसका ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया है वो मुख्यमंत्री की व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं। दादर नगर हवेली और दमन दीव को मिलाकर दादर नगर हवेली का दर्जा दे दिया गया था, इसलिए 8 हो गया। नेक्स्ट है, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिकाई शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है और जो राज्यसभा है उसका उल्लेख 80 में है और जो लोकसभा है उसका उल्लेख 81 में है। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से कौन संघ राज्य क्षेत्र में नहीं आता है? ये ध्यान रखिएगा। तो गोवा एक राज्य है, ये संघ राज्य क्षेत्र में नहीं आता और गोवा में ही सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड जो था यूसीसी, इसको लागू किया गया था और ये डीपीएसपी का एक अनुच्छेद है 44, इसके तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान सिविल संहिता लागू की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए इनमें से कौन से कूट जो हैं वो सही होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें देखेंगे कूट में कौन सा कूट सही होगा। तो पहले हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये दिया है, संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। तो देखिए, ये सही कूट के प्रयोग करना है। तो देखेंगे, इसके धर आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन जो है भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये सही है, लेकिन ये गलत है। ठीक है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में पक्ष में नहीं थे, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश सम्मिलित हैं। आंसर देखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दिया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल करना। ठीक है, क्योंकि किसी राज्य से आप शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यस्केधर आयोग का गठन कब हुआ था? तो यस्केधर आयोग का गठन जो हुआ था वो 1948 में हुआ था। भारत स्वतंत्रता के बाद कुल कितने देशी रियासतें थी? तो 552 थे। इस प्रकार ये चैप्टर हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें कुल एमसीक्यूज़ों की संख्या 30 कवर किया गया और आपको व्याख्यात्मक पक्ष को भी कवर करा दिया गया, तो आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे दूसरे भाग पर। ठीक है, अब हम लोग कवर करेंगे भाग 2, नागरिकता, जिसे सिटीजनशिप कहा जाता है। इसे भाग 2 में रखा गया है
और अब तक हम लोग 1 से 4 तक अनुच्छेद कर चुके हैं, ठीक है। इसमें हम लोग करेंगे 5 से 11 तक, उसके बाद मूल अधिकार आ जाएगा 12 से 35 तक। इस तरह हम लोग का कंटिन्यूटी बना रहेगा। आप वीडियो से बने रहिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। नागरिकता क्या है, भारत में नागरिकता का प्रावधान क्या क्या है, और संविधान में इसके जो एडवांटेज हैं और डिसएडवांटेज हैं, और क्या क्या भारत के नागरिकों को दिया गया है, ये सब हम लोग कवर करेंगे। ये बहुत ही विशेष टॉपिक है, इस पर ध्यान नहीं देते हैं जिससे क्वेश्चन गलत हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, इन अधिकारों को ही नागरिकता कहा जाता है। भारत में एकहरी नागरिकता, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है एकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता स्थित है, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं। अगर हम अपने देश के नागरिक को त्यागते हैं, मान लीजिए यूएसए की नागरिकता लेते हैं, तो अपने आप स्वतः ही क्या हो जाएगा, यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अब देखेंगे हम राज्यों का नागरिक नहीं बल्कि निवासी हैं। हम लोग क्या हैं, निवासी हैं। भारत में नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। जो सिटीजनशिप का जो प्रावधान है, ये जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नागरिकता पर पहला विवरण अरस्तु ने दिया था। नेक्स्ट है, भारत की नागरिक 1955 के अधिनियम पर आधारित है। नागरिकता में पहली बार संशोधन 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है, और गैर नागरिक को यह सुविधा उपलब्ध नहीं। अगर कोई फॉरेनर आ जाता है तो वह आधार कार्ड, पैन कार्ड नहीं बनवा सकता। अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5 यानी कि अनुच्छेद 5 को देखेंगे। 4 तक तो कवर कर दिया गया था, इसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल हैं। ये नागरिकता का हम लोग पढ़ रहे हैं। संविधान प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात जब संविधान बना तो उन सभी लोगों को नागरिकता दी गई जो उसमें भारत के अंदर थे। अगर जो पाकिस्तान में चले गए उनको नागरिकता नहीं प्राप्त किया गया था। जो बांग्लादेश अर्थात जो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान था उसमें चले गए, उनको नागरिकता नहीं मिला था। अनुच्छेद 6 देखेंगे क्या कहता है। पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यदि वह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। अगर संविधान जब हम लोग का बन गया, 1949 में बनकर तैयार हो गया, 1950 में लागू हो गया, उससे पहले जब कोई भी आया होता, पाकिस्तान से आता, तो उसे नागरिकता दे दी जाती। लेकिन उसके बाद संविधान लागू होने के बाद कोई आता तो यह नागरिकता नहीं होगा। ये परमिट रूल 19 जुलाई 1948 से लागू हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अनुच्छेद 7 के बारे में। स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी, अनुच्छेद 7 कहता है। अब अनुच्छेद 8 देखेंगे। विदेश भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होती। अगर मान लीजिए आप अरब देश में चले गए, ठीक है, अरबियन कंट्री में चले गए, उसके बाद आप यूरोप में चले गए या यूएसए में चले गए या कहीं और चले गए विदेश में, तो आपकी नागरिकता नहीं रद्द होगी, ठीक है। अगर वहाँ पे आप नागरिकता प्राप्त कर लिए, स्वतः यहाँ पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये अनुच्छेद 9 कहता है। विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 10। भारतीयों की नागरिकता बनी रहेगी तब तक जब तक कि वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते हैं। अगर आप देशद्रोह का कार्य करते हैं, आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लग रहता है, तो आपकी नागरिकता वहीं पर रद्द हो जाती है। आर्टिकल 11 देखेंगे यानी कि अनुच्छेद 11। नागरिकता संबंधी कानून संसद बनाती है। संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में किया गया, ये ध्यान रखिएगा। यह जिम्मेदारी गृह मंत्रालय को दिया गया है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिया गया है अनुच्छेद 11 के तहत। अब देखेंगे हम नागरिकता अधिनियम के बारे में। नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया गया था। इस अधिनियम में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियों का उल्लेख किया गया है। अब देखेंगे नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियों के बारे में। भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां निम्न प्रकार से हैं। जन्म के आधार पर, देखिए 1986 में लाया गया था। संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता भारत के नागरिक रहते हैं तो। हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। हम लोग को इसी मेथड के द्वारा नागरिकता मिली हुई है, क्योंकि हमारे दादा परदादा जो थे और हम लोग पिता थे, वो आज़ादी के बाद यहीं बसे हुए थे, उनको नागरिकता प्राप्त है। अब देखेंगे वंश के आधार पर 1992 का जो अधिनियम है। विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी
यदि उसके माता पिता या दोनों में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। आप देखेंगे जो ऋषि सुनक है उनकी पत्नी भारतीय अभी तक वहाँ ब्रिटेन की नागरिकता नहीं ली है, तो उनके बच्चे अगर हैं तो वो भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं शिखर धवन का बच्चा, ठीक है, सानिया मिर्जा का बच्चा, सानिया मिर्जा जो है वो इंडियन नागरिकता धारण की है और उनके जो पति हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उनके बच्चे को जो इंडियन नागरिकता इंडियन सिटीजनशिप है उसको प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग का है एम्बेसडर अर्थात राजदूत क्या होते हैं। ठीक है, सॉरी हम लोग नेक्स्ट पर जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो हम लोग का स्लाइड है उस पर देखेंगे पंजीकरण। आज भी देखना था हम लोग तो देख चुके हैं। अब देखेंगे पंजीकरण रजिस्ट्रेशन विधि द्वारा। इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। राष्ट्रमंडल देश वो होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम थे, ये ध्यान रखिएगा। जो ब्रिटेन के गुलाम थे वही राष्ट्रमंडल देश होते हैं और उन्हीं को नागरिकता दी जाएगी अगर कोई व्यक्ति 7 साल लगातार भारत में रह जाता है। देशीकरण देखेंगे हम लोग, वैसा व्यक्ति जो भारत के कम से कम एक भाषा को जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल तक रहा हो, तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाती है। एग्जाम्पल जो है वो मदर टेरेसा को भारत की नागरिकता दिया गया था। अब देखेंगे पांचवा जो विधि है वो अर्जित भूमि विधि जो है। किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला लेने पर वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। सिक्किम का भारत में विलय होने के बाद वहाँ के निवासी को दी गई नागरिकता बांग्लादेश के परगना जिले को नागरिकता मिली थी। अब देखेंगे हम रीमार्क यानी कि टिप्पणी क्या है इस पर। तो नागरिकता में पहला 1986 ईस्वी में, दूसरा 1992 ईस्वी में, तीसरा सन 2005 ईस्वी में और चौथा सन 2015 ईस्वी में और पाँचवा जो है सन 2019 में संशोधन किया गया था और वर्तमान में भी संशोधन किया गया था, इस पर विवाद था। अब देखेंगे एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन क्या होते हैं। ठीक है, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं रह रहा है लेकिन वो भारत का नागरिक है, वह विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया तो वह एनआरआई कहलाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम ओवरसीज क्या होता है। ओवरसीज नागरिकता इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकता है, उसका वीजा आजीवन मान्य रहता है। अगर मान लीजिए कोई नागरिकता ले लिया है किसी और देश का और अगर उसे ओवरसीज नागरिकता है तो बिना वीजा के भारत में एंट्री कर सकता है। अब देखेंगे नागरिकता समाप्त होने की 3 शर्तें क्या क्या है। ठीक है, अब देखेंगे यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छानुसार छोड़े तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये 2 मेथड आपने देख लिया। अब तीसरे मेथड को देखेंगे। सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जब कोई व्यक्ति संविधान में आस्था न रखे, देश विरोधी कार्य करे, पागल हो जाए, धोखे से नागरिकता ग्रहण कर ले या बिना बताए लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रह जाए, उसका क्या होगा, स्वतः नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब देखेंगे हम लोग वीज़ा क्या होता है, वीज़ा के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीज़ा कहते हैं। बिना वीज़ा किसी दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। अब पासपोर्ट क्या होता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है, जिसे पासपोर्ट कहा जाता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर एम्बेसडर क्या होते हैं। ठीक है, वैसे मुख्य हाई कमीशन उच्चायुक्त होते हैं एम्बेसडर, तो क्योंकि जो एम्बेसडर जो होते हैं वो ब्रिटेन के गुलाम नहीं हुए तो उन देशों के लिए चुना जाता है। प्रत्येक देश के अपने देश के एक अधिकारी को दूसरे देश में राजनीतिक संबंध बनाने के लिए रखता है। कोई भी देश किसी दूसरे देश के राजदूत पर पुलिस कार्रवाई, गिरफ्तारी, मुकदमा नहीं चला सकता, ये ध्यान रखिएगा। व्यवस्था बिना समझौता के तहत किया गया था। राष्ट्रमंडल देशों के राजदूत को उच्चायुक्त में पहले ही बता दिए थे, हाई कमिश्नर कहा जाता है। तो हम लोग का जो उच्चायुक्त जाएगा वो हाई कमिश्नर ही कहलाएगा, एम्बेसडर नहीं कहलाएगा किसी भी देश में। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल देश क्या होते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था लेकिन एक बार और देखते हैं। वैसे देश जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम थे
उन्हें राष्ट्रमंडल देश कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 53 है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। वर्तमान में कॉमनवेल्थ का अध्यक्ष महाराज चार्ल्स तृतीय हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस चार्ल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। नोट में देखेंगे, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम था, किंतु इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। अब ये देखेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या था, इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था CNRC के मैटर पे। इसको हम लोग देखेंगे। यह भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 का नागरिकता कानून को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना वाले अल्पसंख्यक हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता को प्राप्त करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त में भी छूट देते हुए इस अवधि को 5 वर्ष तक भारत में रहने की शर्त के रूप में बदल दिया गया। 20 दिसंबर सन 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस अधिनियम को लागू कर दिया गया। अब देखेंगे NRC क्या है। NRC जो है वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप होता है। राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जो होता है, भारत के राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण भारत सरकार द्वारा निर्मित एक पंजीकरण है जिनमें उन भारतीय नागरिकों के नाम हैं जो असम के वास्तविक या वैध नागरिक हैं। ठीक है, यह पंजी विशेष रूप से असम के लिए बनाई गई थी। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही तो बहुत से लोग जो थे वहाँ से भागकर भारत चले आए। ये सभी लोग धार्मिक प्रताड़ित नहीं बल्कि अपने ही देश के लोगों द्वारा प्रताड़ित थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप NRC लाइए और जो व्यक्ति 24 मार्च 1971 से पहले भारत में आए हैं उन्हें NRC के तहत नागरिकता दी जाएगी। 2015 में NRC का रजिस्टर बनने लगा। NRC में रजिस्टर होने के लिए 2 लिस्ट को मिलाकर कुल 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक का होना आवश्यक है। यदि आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको 4 माह का समय दिया जाएगा। आपको 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। यदि 4 माह के अंदर आपने आपको साबित नहीं किया तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पर है